बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी और निकायों में आरक्षण, बिजली खर्च पर छूट पर भी चर्चा होगी। तो रेरा के वार्षिक प्रत्यावेदन पर भी मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रेरा के वार्षिक प्रत्यावेदन पर भी मुहर लग सकती है। तो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी पर भी चर्चा संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकायों में आरक्षण, बिजली खर्च पर छूट पर चर्चा की जाएगी। रेरा के वार्षिक प्रत्यावेदन पर भी मुहर लग सकती है। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज है। और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, आज धामी सरकार में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव बैठक में रखे जा सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आज इस बैठक में रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा की जाएगी। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज है। निकायों में आरक्षण, बिजली खर्च पर छूट पर चर्चा होगी। तो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज है। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव इस बैठक में रखे जा सकते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए साहिल, आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ठीक 12:30 बजे सचिवालय में, देहरादून के सचिवालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं उस पर आज प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं। जिनमें की बैठक में निकायों के आरक्षण को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। और इसके साथ साथ ही क्योंकि राष्ट्रीय खेल होने हैं, अब इसमें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होना है, इसको लेकर के भी इसमें किस तरह की तैयारियां होनी है, किस तरह की चीजें होनी है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। दूसरी तरफ जो 100 और 200 यूनिट तक जो बिजली खर्च है उसमें 50% जो छूट है, इसको लेकर के भी सर आज कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। तो कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आरक्षण को लेकर के जो निकायों में आरक्षण है, इसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है। दूसरी तरफ वन आरक्षक की जो पद रिक्त हैं, जिनमें नियुक्तियां होनी है, उस पर भी आज मंत्रिमंडल की सहमति मिल सकती है। तो तमाम ऐसे जो प्रस्ताव हैं जिन पर आज चर्चा की जा सकती है कैबिनेट। अच्छा हरीश, जिस तरीके से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर भी कहा जा रहा है कि चर्चा यहाँ पर हो सकती है, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है राष्ट्रीय खेलों के मद्देनज़र, सरकार जो है वो काफ़ी गंभीर भी नज़र आती है। ऐसे में क्या माना जाए कि आज कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय खेल होने हैं, तो इस बार राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की जो मेजबानी है उसमें तमाम देशों के जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम अलग अलग जगहों के जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो इनको लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। और जिस तरह से जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें जो ओबीसी आरक्षण है, जो महिला आरक्षण है, उनको किस तरह से रखा जाना है, किस तरह से दिया जाना है, तो उस पर भी आज कैबिनेट चर्चा कर सकती है। निश्चित तौर पर क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आज लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं, जिनमें कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि वन आरक्षक के जो पद हैं, जो अगर हम दूसरी तरफ शिक्षकों की नियुक्ति के अगर मामले की बात करें, या अच्छे जो जेई हैं उनकी अगर बात करें, तो उनको नियुक्तियां किस तरह से दी जानी है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद ठंड काफी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी पहुंचकर बेघर और बेसहारा लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रैन बसेरे का भी औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ जिलाधिकारी सवीन बंसल, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, एसएसपी अजय सिंह भी मौजूद रहे। उधर उत्तराखंड में निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड में जल्द निकाय चुनाव होंगे। ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी होने की संभावना है, तो अधिसूचना से पहले निकाय आरक्षण सूची तैयार करनी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव होंगे। निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिल गई। 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। अधिसूचना से पहले निकाय आरक्षण सूची तैयार करनी होगी। बड़ी खबर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां सख्त भू कानून को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की। राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सख्त भू कानून के लिए जिलाधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी। तो हर तहसील से आई हुई रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करने के निर्देश डीएम को दिए गए। समाज के हर वर्ग से सुझाव शामिल करने के भी निर्देश दिए गए। तो उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय देहरादून में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी जिलाधिकारियों को सख्त भू कानून के लिए हर तहसील से आई रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग से सुझाव लिए जाएं और उप जिलाधिकारियों की भूमिका को बेहद अहम बताते हुए जिला स्तर पर सारगर्भित रिपोर्ट तैयार किए जाने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से भू कानून के संबंध में तहसील स्तर पर हितधारकों के साथ की गई बैठकों की रिपोर्ट का अपडेट लिया। साथ ही कहा कि रिपोर्ट में आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राज्य आंदोलनकारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित सभी वर्गों के सुझावों को शामिल किया जाए। अभी हितधारकों के सुझावों से तैयार रिपोर्ट अल्मोड़ा, नैनीताल के अतिरिक्त सभी जिलों ने तैयार कर ली है। शेष जिले भी जल्द रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी स्पष्ट करें कि जिले के हर तहसील में हितधारकों के साथ अभी तक कितनी बैठकें हुई। उधर विश्व मानवाधिकार दिवस पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रुड़की में हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश रैली निकाली। आपको बता दें कि डीएवी कॉलेज के ग्राउंड से पैदल मार्च निकालकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं चंद्रशेखर चौक पर रैली का समापन किया गया और प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हिंदू संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ और कोई समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मानवाधिकार दिवस है और आज के दिन हमने मानवता विरोधी जो सरकार है बांग्लादेश में, जिसे तथाकथित बहुत बड़ा पुरस्कार शांति का मिला हुआ है, ऐसी यूनिट सरकार के खिलाफ हमने ये आक्रोश रैली निकाली है। जो निरंतर हिंदू धर्म के खिलाफ जो वहाँ जिहादी लोग जो कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी मौलाना, उन्होंने वहाँ हिंदू धर्म को नष्ट करने का संकल्प लिया है। ऐसे मानवतावादी विरोधी जो बांग्लादेश सरकार है उसके खिलाफ साधु संतों ने, हमारे सभी संगठनों ने, हिंदू और अल्पसंख्यकों ने आज जोरदार आक्रोश रैली निकाली है कि मानवाधिकार दिवस के दिन धिक्कार है उस बांग्लादेश सरकार पर जिसे मानवाधिकार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हो। ऐसे कट्टरपंथी जो वहाँ मौलाना हैं उनको खुली छूट जिसने दे रखी है, हिंदुओं को मारो, हमारे इस्कॉन के संतों को गिरफ्तार करो, उनको प्रताड़ित करो। मानवाधिकार दिवस के दिन विरोधी बांग्लादेश की सरकार
यूनिस सरकार के खिलाफ आज समग्र देश में न सिर्फ रुड़की में ही समस्त हिंदूवादी संगठनों ने, समस्त राष्ट्रवादी संगठनों ने यह तय किया कि आज मानवाधिकार के दिवस के दिन मानवाधिकारों का हनन करने वाली यूनिस सरकार के खिलाफ पूरे भारत में ये रैली निकाली जाएगी। और हमारी जो है कि यहाँ पर हम लोग अपने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं भारत सरकार को कि भारत सरकार ने जिस प्रकार हमारे रसिया और यूक्रेन युद्ध से हमारे लोगों को बचा करके वापस लाए, उसी रणनीति के तहत बांग्लादेश से अपने समस्त लोगों को लाएं। आज भारत की आत्मा संकट में है। जिस प्रकार के एक संत को, चिन्मय महाप्रभु को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया और अभी तक नहीं छोड़ा गया है, तो संत जो हैं वो हिंदुत्व की आत्मा है। उधर गंगा में अवैध खनन का आरोप लगाकर मातृ सदन संस्था के संत ब्रह्मचारी दयानंद का अनशन जारी है। उनके अनशन के बाद साधु संतों और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय विशिष्ट ने भी खनन को लेकर बयान दिया और गंगा की अविरलता के लिए खनन को वैध बताया। तो तन्मय विशिष्ट ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार में मां गंगा को लेकर एक और भ्रम की स्थिति हुई है और राजनीति भी की जा रही है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण गंगा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए गंगा के निर्बाध प्रवाह के लिए नियमानुसार निश्चित दायरे में खनन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंगा पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं कोई भ्रम की स्थिति है तो सबको आगे आकर उसका हल निकालना चाहिए। का विषय ये है कि माँ गंगा के नाम पर एक विवाद और एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक तरह से एक राजनीति चल रही है कुछ लोगों के बीच में, आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हैं और ये हम सभी के लिए एक बड़ा दुखद पहलू है। व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि माँ गंगा हमारे लिए आराध्य है, माँ गंगा पूजा अर्चना का विषय है और जब हम माँ गंगा की बात आए तो माँ गंगा से आशीर्वाद, उनकी पूजा अर्चना और पाप और पुण्य का जो विषय है कि पापों को हरने वाली और पुण्य को प्रदान करने वाली माँ गंगा हमारे लिए वो स्थान रखती हैं। जब माँ गंगा में होने वाले किसी कार्य के आधार पर, चाहे वो सरकारी नीति हो और चाहे लोगों का विरोध प्रदर्शन हो, ये कहीं ना कहीं हमें खेद पहुंचाता है। पहाड़ों से जब आती है तो निश्चित रूप से सैरा भी आते हैं और कुछ पत्थर खनिज भी आते होंगे। बहुत टेक्निकल मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी एक स्वाभाविक है कि उसका समतलीकरण करना। तो विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार की जा रही छापेमारी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मंगलौर के बिजली घर पर अनिश्चितकालीन धरना दिया। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, जबकि किसानों की आमदनी ज्यों की त्यों बनी हुई है। साथ ही किसानों के घरों में लगातार बिजली विभाग की तरफ से छापेमारी कर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और किसान अब ये उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिजली घर में धरना दिया था कि इतनी महंगे बिल हम नहीं दे सकते और सरकार ने हमारे रेट नहीं बढ़ाए। पिछले 50 सालों में हम बढ़े 30-40 गुना और बाकी चीज बढ़ी 600 से 3000 गुना। तो हम कहीं सरवाइव नहीं कर रहे और हम तो लागत मूल्य से कम पर जो देश को रोटी दे रहे, तो हमारी बिजली फ्री करी जा, घर की 200 यूनिट फ्री दी जा, बिजली खेत की फ्री करी जा। अन्य प्रदेशों में है, दिल्ली में बिजली है, तो उस तरह पहले करके जब कहीं दिक्कत हो तो हमारे साथ बैठ कर बात करो। फैक्ट्री बिजली बेच दी फैक्ट्रियों को और कार्रवाई के नाम पर कर रहे हैं, वो सब ऊपर लो बैठो। और कार्रवाई के नाम पर किसान को, मजदूर तो बेचारा पाँव में जूते नहीं, हाथ में कपड़ा नहीं, उनको छापे मार रहे। तो ये गुंडागर्दी चलने की नहीं। हमारे पास कोई पैसा नहीं, बैंक को हमारे पास कर्जा आ गया। हमारे पास तो खून हो भाई, और पीना तो पी लो और बेचना बेच लो। इसमें तो प्लाज्मा काटना प्लाज्मा काट लो, इसे अमेरिका में बेच लो, इसे लंदन में बेच लो, इसे भारत में बेच लो, पाकिस्तान में बेच लो। हम तो खून दे सको, खून करवाने का हमें इंतजाम करवा रहे। भाई डॉक्टर आगे भी खून की भरेंगे जहाँ, वो तो सरकार इसे लेने का इलाज करो, इसे लेने का काम करो। उधर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए और सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ARTO रुड़की ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें सड़क पर बिना हेलमेट के दौड़ रहे वाहनों के चालकों को हेलमेट भी पहनाए गए। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट CO ने लोगों को चेतावनी दी कि बिना हेलमेट के अगर कोई भी व्यक्ति सड़क वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज लोगों को सिर्फ एक संदेश दिया गया है, क्योंकि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है।
करीबन जो है प्रतिदिन जो है 1600 जो है अभ्यर्थी उनके आने की उम्मीद है। उसके अलावा जो कुछ अभ्यर्थी जो है जानकारी के अभाव में कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं जिन्हें पता नहीं है, मतलब कि जिन्हें एडमिट कार्ड भेजा गया है बस उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। उसके अलावा भी कुछ लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं भर्ती के नाम पे, तो उनके लिए जो है रहने के लिए जो है बैंकेट हॉल्स की जो विस्तृत लिस्ट अलॉन्ग विद जो है पटवारियों की ड्यूटीज़ है वो जारी की जा चुकी है। उसके अलावा जो है PWD को जो है निर्देश दिए गए हैं, तो उनकी तरफ से टेंट लगाए जा रहे हैं। नगर निगम की तरफ से जो है मोबाइल टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं, अलाव की व्यवस्था की जा रही है और PA सिस्टम जो है उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। अलॉन्ग विद जो है पुलिस प्रशासन के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके जो है लाइन और जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है कुछ जो है चोरी की घटनाएं हो जाती हैं, तो उसमें जो है 8 जो है CCTV कैमरे भी जो है बाहर की तरफ लगाए जा रही हैं। अंदर की जो जिम्मेदारी है वो आर्मी और कैंट जो है अंदर की व्यवस्था देख रहा है, उनसे भी जो है विस्तृत चर्चा हुई। हमने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट सर द्वारा इसका शुभारंभ किया और इसमें जो रोड यूज़र्स हैं, हमने रोड से ही जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था उनको पकड़ के और उनको हेलमेट वितरण किया। 10 महिलाएं 10 पुरुषों को अभी फ़िलहाल वितरण किया है और ये हमारा संदेश है कि आप हेलमेट ज़रूर लगाएं। यदि किसी कारणवश आप नहीं लगाते तो हमने अपनी तरफ से हेलमेट प्रदान किए, उसके बाद भी अगर नहीं लगाएंगे तो चालान किए जाएंगे। हाँ, ये तो व्यक्तिगत समझ है हर किसी की कि इतना मतलब बचपन से सीखते भी हैं, सब परिवार से भी सिखाते हैं, हम लोग भी सिखाते रहते हैं। उसके बावजूद भी कई लोग हेलमेट हाथ में लेके घूमते हैं और कई बार स्कूटी की डिग्गी में लेके घूमते हैं, तो ये गलत परंपरा है और इसको ना करें, हेलमेट सर पे लगाएं। तो विगत दिवस हुए हिमपात के बाद शहर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिसको देखते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा सर्दी के लिए पूरे इंतजामात कर लिए गए हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा पालाग्रस्त सड़कों पर चूना बिछाने का कार्य भी किया जा रहा है ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। वहीं शहर के सभी चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मरवा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद शहर में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सर्दियों में भी सभी चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पालाग्रस्त क्षेत्र को चिन्हित कर दिया गया है जहां पर नगर पालिका की टीम द्वारा चूना डाला जा रहा है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। पालिका द्वारा जैसे कि हमें बताया भी गया है, DM सर द्वारा भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ पर पाला पड़ता है तो जो एरिया है हमारे यहाँ चिन्हित है मेन रोड, वहाँ पे चूना डलवाया जाएगा और चूने डलवाने की हमारी सारी टीम गठित हो रखी है। और अभी से आज से हम ये अलाव जलवाना भी शुरू कर रहे हैं। हमने सर्दी के लिए रैन बसेरा भी बना दिया है IDH में, जहाँ पे हमारा प्लांट है, जहाँ हर साल बनता है। तो अभी फिलहाल तो यही हमारी तैयारियां हैं। हम कोशिश करेंगे कि फरवरी तक ये तीनों चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। उधर पौड़ी जिले में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल दिल्ली से वापस लौटते समय एक कार सतपुली इलाके के समीप गहरी खाई में गिर गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF ने शवों को गहरी खाई से बाहर निकाला। दरअसल ये सड़क हादसा यमकेश्वर विधानसभा विकासखंड द्वारीखाल के अंतर्गत किन्सुर मोटर मार्ग पर ग्राम कोंदा के नज़दीक हुआ, जहां एक परिवार की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। वहीं इस हादसे के दौरान कार में 3 लोग सवार थे। यह हादसा इतना भयानक था कि पति पत्नी व बेटे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां वाहन चोरी के मामले में 1 साल से फरार चल रहे वाहन चोर गैंग के सदस्य 25,000 के इनामी आरोपी को रानीपुर पुलिस और कुमाऊं STF की टीम ने यूपी से गिरफ्तार किया है। तो आरोपी को हरिद्वार लाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो गैंग लीडर सहित 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से इस आरोपी की तलाश पुलिस को थी और फरार चोरी गैंग का ये इनामी बदमाश यूपी से गिरफ्तार किया गया है। तो STF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। उसके बाद कोर्ट में इसे पेश किया गया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि गैंग लीडर सहित अन्य सदस्यों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और जेल भेज चुकी है।
रानीपुर थाना क्षेत्र में करीब 10 माह पूर्व वाहन चोरी के एक मामले में फिरोज लगातार फरार चल रहा था और क्योंकि ये अभियुक्त बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल रहा है, इसमें हत्या के और चोरी और डकैती के भी कई मामले हैं, इसलिए पुलिस ने विशेष इसमें करीब 25,000 का इनाम एसएसपी के द्वारा मेरे द्वारा इसमें घोषित किया गया था। कल हमारी रानीपुर कोतवाली की टीम और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मुजफ्फरनगर से ये अभियुक्त पकड़ा गया है और बहुत ही अच्छे वर्क के तहत दोनों ही टीमों की संयुक्त कार्रवाई से इसको पकड़ा जा सका है। इनामी अपराधियों के विरुद्ध हम लोगों की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और हम जितने भी इनामी हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अन्य जो इनामी अपराधी हैं उन पर और दबाव बनाते हुए उनकी अरेस्टिंग की जा सकेगी। वहीं उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सड़कों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन और ओवरलोड गाड़ियां खुलेआम घूम रही हैं, लेकिन दफ्तरों में बैठे अधिकारी इस सब से बेखबर नजर आते हैं। बावजूद इसके परिवहन विभाग के एआरटीओ विमल पांडे का दावा है सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा पहले के मुकाबले कम हुआ है। काशीपुर में बातचीत के दौरान एआरटीओ विमल पांडे ने कहा कि लोग अब हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या घटी है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। क्षेत्र की सड़कों पर नियमों का खुला उल्लंघन होता हुआ नजर आता है। हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों और ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई देती। देखिए, सड़क दुर्घटना जहाँ तक अगर बात करें तो अभी आंकड़ों की बात करें तो उधम सिंह नगर में पिछले साल की तुलना में कम हुए दुर्घटनाएं, लेकिन हाँ बढ़ रही हैं, निसंदेह लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्रदेश में भी हो रही हैं और देश में भी हो रही हैं और दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़ रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो हमें अब इस पॉइंट पर चलना है कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है वो होती है हेड इंजरी के कारण, सिर पर लगने वाली चोट के कारण। अगर सिर सुरक्षित होगा तो आप सुरक्षित होंगे, आपका हाथ पैर टूट जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन सिर अगर गया तो समझिए स्पॉट डेथ जो होती है वो होती है। तो दो युक्तियाँ हैं, सीट बेल्ट और हेलमेट, इनको फॉलो करवाने के प्रयास हम लोगों के बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग कैमरे से चालान कर रहे हैं, ANPR कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, हमारी इंटरसेप्टर व्हीकल जो है उनमें कैमरे लगे हैं, उनसे हम चालान कर रहे हैं और चालान करके सीधे वाहन स्वामी के पास मैसेज चला जाता है चालान का। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर के जागरूकता हो जाए। हेलमेट और सीट बेल्ट अगर लोग पहनना शुरू कर देंगे तो दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।